Good morning, students. Today we are going to continue with chapter 11, the human eye and the colorful world. Till the last episode, we have done with the term dispersion and उससे पहले हमने आइज डिफेक्ट के अंदर सारे केसेस पढ़े थे एंड उस डिफेक्ट के पढ़ने के डिफेक्ट आई डिफेक्ट करने के बाद हमने सबसे पहला जो फिनोमेना पढ़ा था दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. What is the dispersion of light? The dispersion of light is simply a phenomena in which the light split into its color component. That color component pattern is called spectrum. And if it is done with the help of white light, means if white light is split into its color component, there are 7 color component, जिसको हम विबग्योर ऑर्डर के अंदर VIBGYOR विबग्योर पैटर्न के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दैट विबग्योर पैटर्न इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. And this phenomena of splitting of white light into 7 color component is called dispersion of white light. So dispersion तक आपका concept finish हो चुका है. Now we are moving to the next concept. Look at this point. यहाँ पे आप देख सकते हैं there is a glass prism in which the white light is incident, जिस पे white light incident की गई है. And after जब white light incident की जाती है then white light जब split होगी तो it break into 7 color component. You can see from there कि red light आपका जो है red color की जो light component है red color, that is the topmost and the lowermost is violet in color. If we take a incident ray का अगर हम क्या करते हैं extended form लेते हैं, we take incident ray as it is without a glass prism, then it will move straight forward. एंड जो इमर्जेंट रे आ गया उसका अगर हम बैक ड्रॉ लेते हैं तो यहाँ पे एक लाइन डेवलप होगी दैट शोज की इंसिडेंट एंड इमर्जेंट का बैकवर्ड. तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बनता है आपका. जो एंगल ऑफ डेविएशन इज कम्स टू बी मिनिमम फॉर द रेड लाइट एंड मैक्सिमम फॉर द वायलेट लाइट. ठीक है, आप इस चीज को एक शीट पे ड्रॉ कीजिए. यू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्राम. एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बनाना है एंड देन यू हैव टू टेक एन इंसिडेंट रे एंड उसका इमर्जेंट आपको बनाना है. What you have to do, you have to split into 7 color. इससे पहले आपने जो किया है उसमें आप कलर्स व्हाइट लाइट को केवल एक ही पार्ट में स्प्लिट कर गए थे. आपने एक ही इमर्जेंट रे बनाई थी, बट एक्चुअली व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना है. सो यू हैव टू स्प्लिट इनटू 7 कलर. एंड 7 कलर्स के लिए जब आप एक टॉप मोस्ट कलर के लिए एंड लोअर मोस्ट कलर के लिए आप दोनों के लिए इमर्जेंट रे का बैकवर्ड डायग्राम बनाएंगे तो वो इंसिडेंट रे को एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करेगा. वहां से जब आप एंगल मेजर करेंगे तो एंगल डी आपकी आइडेंटिफिकेशन होगा, डिस्पर्जन एंगल ऑफ रेड लाइट एंड डिस्पर्जन एंगल ऑफ वायलेट लाइट. तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन हैज द ग्रेट एंगल ऑफ डिस्पर्जन और एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज किया था एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ये वर्ड यूज किए जाते हैं. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, उसको रिकम्बाइन करने की बात की गई है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? स्पेक्ट्रम मींस स्प्लिटिंग into the color component. When the white light is passed through a glass prism, it is split into 7 color and this is your spectrum. So when a beam of white light is passing through a glass prism, it is split up into its component color. What the component colors are? That Vibgyor order जो आपको given है, that is a color component. When these colors are allowed to fall on an inverted glass prism. Now what is going to be happen? Suppose this is your white light incident on a glass prism. It is split into 7 color. Here we have shown only the 2 colors, red and violet. ठीक है, हमने दो ही कलर यहाँ पे इंडिकेट किए, बाकी कलर्स इन बिटवीन है. That is so small that we can't show each and every color. Then after that it will emergent out. ये emerge करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा and after emerging ये हल्का सा क्या होगा, since it is moving from glass to air,
तो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रांसफर होगा, देन द रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल डेवलप करते हैं तो ये आपका इमर्जेंट एंगल जो होगा दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। एंड आफ्टर दिस आपने एक और इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म लिया है विच इज प्लेस जस्ट बिहाइंड जस्ट एडजेसेंट टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। आप दूसरा एक प्रिज्म ले गए और उसको क्या किया आपने फर्स्ट प्रिज्म के जस्ट कोइंसाइड करके लगा दिया, but inverted in shape. Then what will happen? First the white light split into 7 color, and then after these 7 color incident on the inverted glass prism and it combined to forms a white light again. Means initially it is a white light. In glass prism 1 it is split into its color. यहाँ पे dispersion होगा light का, it is split into red and violet color and other colors are also there but can't be shown here. And after that when second glass prism of the same material is placed inverted to that of inverted and placed adjacent to the previous one, it recombine the spectrum of white light and जब recombine करेगा and after it will give a clear white light. Means initially it is white light and finally it is white light. So here is a definition. When these colors are allowed, which colors? The colors of the spectrum are allowed to fall on inverted glass prism, it recombine to produce again a white light. So this is called the spectrum of recombination of the spectrum of white light. It's a 1 marks question. In 1 marks question, it can be asked that you have to define it or you have to draw a diagram for that. नेक्स्ट फिनोमेना पे चलते हैं। दिस इज द रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो आप सभी को पता होगा, रेनबो इज नेचुरल फिनोमेना। ये भी एक लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है जहां पे लाइट का डिस्पर्जन ही आपको स्टडी करना है। डिस्पर्जन मींस स्प्लिटिंग इनटू कलर, तो यहाँ भी कलर कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से टर्म्स आपके जो है वो कंडीशन जो है वो नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। First of all, the presence of sunlight is necessary. Then after that, if we talk about, then there is raindrop, which is nothing but we can say that the amount of water droplet present into the air, which will happen when there is a raining. जब raining होता है तो आपके air के अंदर water droplet क्या होता है, present होता है. Then only you can see the rainbow formation. And third component आप अगर निकालना चाहेंगे from this figure, first is sunlight, second is सेकेंड आपका यहाँ पे था एंड थर्ड वन इज ऑब्जर्वर। तो 3 कंपोनेंट यहाँ पे आपके नेसेसरी हैं। फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड इज रेन ड्रॉप एंड ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशंस को देखें तो सनलाइट जो होनी चाहिए दैट इज जस्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होना चाहिए, इट इज अपोजिट टू दी सनलाइट। अगर सन आपका ईस्ट में है तो आपको जो रेनबो फॉर्मेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो रेनबो होता है दैट इज अपोजिट टू द सनलाइट एंड ऑब्जर्वर इज आल्सो सीइंग और वाचिंग दैट ऑन द अपोजिट साइड। आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके अलावा कुछ लाइट से रिलेटेड फिनोमेना भी गिवन है इस डायग्राम के अंदर, दैट इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। सेकंड आपको दिया है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थर्ड दिया है आपको रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन इस डायग्राम से आते हैं रेनबो फॉर्मेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बी दैट कि आपसे पूछेगा व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। सेकंड में बी कि व्हाट आर द फिनोमेना दैट अकर्स ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन। कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना है विच इज रिलेटेड टू लाइट दैट आर हैपनिंग ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। नेचुरल बिकॉज कि ये व्हाइट लाइट से होता है एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ये मैन मेड नहीं है। whenever there is a water droplet present in the air and sunlight is behind to that of observer and it is incident on the droplet, then you can see the rainbow. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower.
there is a necessary condition that there should be a rain shower or water droplet must be present. It is caused by the dispersion of the sunlight by the water droplet. यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डिस्पर्जन होता है, फिनोमेना जो होता है ये सनलाइट का होता है, विच इज नथिंग बट अ व्हाइट लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट. यहाँ पे ग्लास की जगह पे आप यूज करें वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. द वाटर ड्रॉपलेट itself act like a small prism. वाटर ड्रॉपलेट अपने आप में एक स्मॉल प्रिज्म जैसा बिहेवियर शो करता है. इनिशियली आपने जब प्राइमरी क्लास में कभी वाटर ड्रॉप को बनाया होगा तो यू हैव ड्रॉन नॉट ए स्फेरिकल शेप, आपने स्फेरिकल सरफेस ना बना के किसी ट्रायंगुलर शेप बनाई होगी. ठीक है, तो वही आपका बिहेवियर क्या होता है, इट बिहेव जस्ट लाइक अ ग्लास प्रिज्म. आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर आल्सो. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म. दे फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स. सबसे पहले फिनोमेना क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, रिफ्रैक्शन अकर्स एट द फर्स्ट इंटरफेस व्हेन द लाइट चेंज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर टू वाटर ड्रॉपलेट. जब लाइट एयर से वाटर ड्रॉपलेट में जाएगी देन देयर इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, therefore there is a phenomena of refraction. At the same point it is split into its color component, so it is dispersion also. तो अगर आपसे पूछा जाए what are the phenomena associated with this term, तो first is refraction, second is dispersion, and when this dispersed light, that means violet light and red light is incident, मतलब going through that water drop, जब ये water drop से होती हुई जाएंगी refracted ray जो कि है actually at reaching at the boundary of that water droplet, it will reflect back. जब ये बाउंड्री पे पहुंचेगी, पहुंचने के बाद ये अब सिस्टम से आउटसाइड नहीं जा रही है, इट इज नॉट गोइंग टू मूव बैक इनटू द एयर. ये यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट पर्टिकुलर लाइट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड. लाइट का रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि लाइट आपकी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. लाइट इज, आपने पढ़ा होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक कंसेप्ट था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम स्टडी करते हैं. व्हेन द इंसिडेंट लाइट is moving from a denser medium and after मतलब इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं सेम मीडियम में, देन इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दैट इज देयर. जो लाइट है आपकी वो रेन ड्रॉप से जा रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेन ड्रॉप में ही रह जाती है. ठीक है, मींस मीडियम जब आपका मीडियम है वो डेंसर मीडियम में ही था इनिशियली एंड फाइनली भी क्या है वो आपका डेंसर मीडियम ही है. मतलब इंसिडेंट रे भी डेंसर मीडियम में है और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, डेंसर मीडियम में. तो इन दैट कंडीशन वी से दैट इट इज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फिनोमेना है रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन, फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन आफ्टर देयर इज ए रिफ्रैक्शन एंड लास्ट फिनोमेना क्या आपका रिफ्रैक्शन. जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट आपकी क्या होगी है, इट कम्स आउट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड यहाँ पे जब ऑब्जर्वर स्टैंड करेगा वो क्या करेगा, ऑब्जर्वर के आईज पे रेड लाइट एंड वायलेट लाइट का पैटर्न जाएगा और उसके कारण आपको एक स्काई के अंदर एक रेनबो फॉर्मेशन होता हुआ पिक्चर दिखाई देगी. तो देयर आर द फिनोमेना रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट व्हेन दे रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट. तो यहाँ पे तीन फिनोमेना चार फिनोमेना आपको दिख रहे हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एनालिस्ट करने के लिए फिनोमेना, तो आप ये तीन फिनोमेना बताएंगे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Finally it again comes finally refracted ray, it again it come out from the raindrop due to the dispersion of sunlight and the internal reflection by the water droplet. We see the rainbow colors. तो यहाँ पे आपका जो डिस्पर्जन हुआ सनलाइट का एंड उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ वाटर ड्रॉपलेट का, देन देयर इज ए रिफ्रैक्शन अगेन. दिस combined process creates a picture in the sky which is called the rain. Moving to the next slide. This is again a clear picture. यहाँ पे आपने एक वाटर ड्रॉपलेट ली है एंड वाटर ड्रॉपलेट में आप देखते हैं जब एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है डिस्प्लेड इनटू 7 कलर, जो कि यहाँ पे आपको दिख सकता है. रेड अपर मोस्ट है एंड वॉयलेट आपका सबसे लोअर मोस्ट है. तो यहाँ पे रेड ऊपर रखना है, वॉयलेट नीचे रखना है. एंड जब ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा
तो रेड की पोजीशन शिफ्ट हो गई है, वॉयलेट की पोजीशन शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है डायग्राम का वो आप ध्यान से देखिएगा। मूविंग टू द बैक पिक्चर, आप रेड एंड वॉयलेट का ध्यान रखिएगा कि रेड लाइट किस तरफ दिखाई गई है, वॉयलेट लाइट किस तरफ दिखाई गई है, कौन सी लाइट ऊपर होती है, कौन सी लाइट नीचे होती है। दैट पैटर्न इज इम्पोर्टेंट इन द डायग्राम पोर्शन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए रेड कलर अपीयर्स ऑन द टॉप एंड द वॉयलेट एट द बॉटम ऑफ द रेनबो। रेनबो में रेड कलर सबसे ऊपर होता है एंड सबसे नीचे क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस इज अनदर फिनोमेना। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है एंड इसके बाद डिस्पर्जन पढ़ा, एंड अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मींस एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्शन का होना। रिफ्रैक्शन क्या था, द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट शिफ्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट आपकी क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट होती है, देन इट आइदर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब हम कंडीशन ले गए हैं कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट इज पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। लाइट किससे पास कर रही है, एटमॉस्फेयर से पास कर रही है। एंड वी नो दैट एटमॉस्फेयर इज नॉट अ स्टैटिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर की कंडीशन स्टैटिक नहीं होती है, इट इज अ वेरिएबल कंडीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरो दिखाया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। क्या मतलब क्या है कि व्हेन वी कम फ्रॉम अप टू डाउन, लाइक जब हम स्काई में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस व्हेन वी कम गोज डाउन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से नीचे जितना आएंगे उतना ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका डेंस जो मीडियम है वो डेंसर पे डेंसर होते चला जाएगा। मींस कि अपर जो लेयर है वो लेस डेंस है एज कम्पेयर टू लोअर लेयर। लोअर लेयर की डेंसिटी अपर से ज्यादा होगी। एंड आपने भी देखा है कि व्हेन वी टेक टू डिफरेंट लिक्विड, द लिक्विड विद हायर डेंसिटी इज एट द लोअर पार्ट एंड द लिक्विड विद लोअर डेंसिटी इज एट द अपर पार्ट। सिंपल सा एग्जांपल कर सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर को मिक्स कीजिए तो ऑयल की डेंसिटी जो होती है लेसर होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो लेस डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो हायर डेंसिटी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है। तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड डायग्राम आपको एक एरो की हेल्प से आपको बताया गया है। अब आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ना है, जिसका एक सिंपल सा फिनोमेना दिया है, द पोजीशन ऑफ द स्टार इज अदर देन द इट्स रियल एक्चुअल पोजीशन। the position apparent position of the star is other than the real position. Suppose there is a star and star से जो लाइट आएगी आपका रियल पोजीशन है स्टार की। अब स्टार की लाइट जब आएगी ह्यूमन आई पे या कोई भी ऑब्जर्वर जब है वहां पे, तो उसकी जो लाइट आएगी इट शुड बी कम टू बी डायरेक्ट। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर बिटवीन अस एंड दैट स्टार तो लाइट आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आती। But since the atmosphere is present there, the light must comes to a refracted way. Light जब आएगी वो refract होती भी आएगी. It must pass through the different layer of the atmosphere, and when it is passing to each layer, क्या होगा इसका refraction होगा. It will bend toward the normal. और जब ये normal की तरफ बार बार bend होगी तो it is not a straight line. It must follow a curved path. तो आपके लिए ये डायग्राम बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं स्टार से जो लाइट आ गई थी वो डायरेक्ट लाइट नहीं है, वो क्या हो चुकी है, इट मस्ट बी अ following a curved path, and curved path follow करते हुए ऑब्जर्वर की आईज पे इंसिडेंट होती है। बट द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई इज नॉट दैट कि वो कर्व फिगर को बना सके। तो उसने क्या किया, उसने उसका एक रिटर्न डायग्राम, आपने इसको हम बोल सकते हैं इमेजिनरी डायग्राम बनाया, जो कि स्टार का एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा अबव जाने पे आपका एपिगेट डायग्राम मिलता है। मींस एक्चुअल पोजीशन जो है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू एपिगेट पोजीशन। आपका जो एक्चुअल स्टार था वो रियल पोजीशन पे था, बट उसकी जो रिफ्लेक्टेड इमेज बनी वो आपकी ह्यूमन आई ने कहा बनाई, रियल स्टार से थोड़ा सा अलग बनाई है, ऊपर डायरेक्शन में बनाई है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एपिगेट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो लाइट की जो स्टार की जो लाइट आई वो रियल पोजीशन से आई, बट आप उसकी जो इमेज बना गए वो कहाँ बना गए, एपिगेट पोजीशन पे बना गए। तो दिस इज द फेनोमेना हियर, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द gradual changes in the refractive index of the atmosphere. What the gradual change means? Means continuous changes.
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस चेंजेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईच एंड एवरी लेयर हर मीटर के बाद, अभी इफ वी अज्यूम दैट अर्थ एटमॉस्फेयर सेवरल किलोमीटर्स का है, तो हर किलोमीटर के बाद अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करें तो लाइट हर एक डिफरेंट किलोमीटर्स के बाद या 10 किलोमीटर्स के बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइट मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्ट होगी एंड ड्यू टू दैट इट मस्ट फॉलो ए कर्व पाथ। The refractive index of the atmosphere is gradually increasing toward the surface of the earth, means downward जब जाएंगे तो आपका refractive index बढ़ेगा, because the hot air above is lesser dense than the cold air below। आपको पता है कि hot air less density होती है and cold air जो होती है वो high density होती है। So the light gradually bends toward the normal each and every time जब light different layer से pass होगी तो वो bends हो जाएगी toward the normal। So the real position of the star is different from the actual position, इसलिए आपका real position actual position से different हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल पोजीशन जो थी स्टार की वो ये थी। लाइट जब आई, आपने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज कर रखे हैं, ब्लैक एंड हल्का सा आपका ब्लू है, फिर थोड़ा सा और हल्का ब्लू आपने दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्टडी करें तो स्टार से एक लाइट आई है जो कि काफी हद तक आपने स्ट्रेट एज्यूम की है, जो कि स्पेस का एक पोर्शन है। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी इट विल बेंड, एंड सिंस की अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में होता है, आपने पढ़ा होगा आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऐसे डिफरेंट स्फीयर्स के लेयर से जब ये पास होता है तो हर एक की डेंसिटी डिफरेंट होती है, एंड ड्यू टू दैट ग्रेजुअली आपकी जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपका मल्टीपल टाइम ये रिफ्रैक्ट होगा एंड इट विल नॉट फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। क्या करेगा ये आपके लिए एक कर्व पाथ बना देगा, एंड कर्व पाथ बनने के बाद जब आप उसका एपिगेंट पोजीशन चेक करेंगे तो इट मस्ट बी एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। तो आपको स्टार की पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देगा, एपिगेंट पोजीशन ऑफ द स्टार दिखाई देगी। तो दिस इज द phenomena कि why the stars appear to be slightly different from that actual position. It is because of atmospheric refraction. Moving to the next page, due to atmospheric refraction, there are one application given there. Actually, हमारे पास दो एप्लीकेशन है, बट हम फर्स्ट एप्लीकेशन अभी स्टडी कर रहे हैं। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, द फर्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हाट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपने देखा होगा sometime in the night when you see the sky, the star appears to be brighter, dimmer, brighter and dimmer, continuously आपको दिखता है कि स्टार ब्राइट होता है फिर डिम हो जाता है। So that phenomena is there, twinkling of star. The twinkling of star is due to the atmospheric refraction of the starlight. Starlight क्या है, actually it is also a white light. तो जब स्टारलाइट आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो एटमॉस्फेयर में मल्टीपल टाइम ये रिफ्लेक्ट होगी, एंड ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार एंड द मूवमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या होगा है कि जब अर्थ की एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डेंसिटी, जो कि हमें पता ही है कि हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो हर किलोमीटर्स के बाद या 10 किलोमीटर्स के बाद और फिर यू कैन एज्यूम 50 किलोमीटर्स के बाद आपकी डेंसिटी क्या करेगी, चेंज होगी है। तो ईच एंड एवरी टाइम जब लाइट उस लेयर से पास होगी तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा। सो द लाइट फ्रॉम द स्टार इज समटाइम अपीयर्स टू बी ब्राइटर एंड समटाइम अपीयर्स टू बी फेंटर। क्यों? बिकॉज जब लाइट एक लोअर डेंसिटी मीडियम से पास हो गई तो उसकी इमेज थोड़ी, लाइट का अमाउंट थोड़ा डिफरेंट आएगा। जब वो किसी डेंसर मीडियम से पास करेगा ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा है। तो इस बार इस कारण क्या होगा, आपकी लाइट जो आएगी इट इज नॉट कमिंग टू बी स्ट्रेट, वो हल्की सी कर्व आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, light from the star is coming to the straight in the space and when it enters the earth atmosphere it is refracting multiple time। और आपके पास जो ऑब्जर्वर जो कि अर्थ पे स्टैंडिंग है उसको जो लाइट मिलेगी दैट इज नॉट एक्चुअल लाइट। जब ये एक्चुअल लाइट आएगी तो इट अपीयर्स टू बी ब्राइट, बट व्हेन द ऑब्जर्वर उसकी इमेज बनाएगा, स्टार की इमेज बनाएगा तो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सेपरेट बनाता है वो, एंड ड्यू टू दैट आपको जो पोजीशन मिलेगी, जो अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार मिलेगी वो हल्की सी क्या होगी, डिमर होगी। तो जब लाइट एक्चुअल स्टार से आएगी इट अपीयर्स टू बी ब्राइटर एंड व्हेन द ह्यूमन आई फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज और इमेजिनरी पोजीशन ऑफ द
दैट स्टार एपिगेंट पोजीशन ऑफ द स्टार आप जब बनाएंगे तो वहां पे आपका क्या है, ये एक्चुअल सोर्स नहीं है, तो वहां पे जो लाइट आपको मिलेगी दैट इज स्लाइटली फेंटर और डिमर। प्लैनेट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ देन द स्टार। प्लैनेट्स जो है अर्थ के काफी क्लोज होते हैं। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट जो स्टार से आती है उसको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ स्टार इज मच लार्जर देन द, हाँ तो यहाँ पे आपका मैंने क्वेश्चन बोला कि व्हाई द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार इज एज्यूम्ड टू बी पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट। इट इज ओनली बिकॉज कि जो डायमीटर है, जो डायमीटर है पॉइंट सोर्स का, लाइक स्टार का, इट इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द ऑब्जर्वर। अगर मैं स्टार के ऑब्जर्वर से डिस्टेंस को निकालूं तो वो लेंथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द स्टार। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट इट इज अ पॉइंट सोर्स। अदरवाइज मुझे पता है कि एक्चुअली में स्टार काफी बड़ा होता है, बट क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज वेरी वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू द डायमीटर, सो इट इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स। तो अगर हम प्लैनेट की बात करें, प्लैनेट बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के। द लाइट फ्रॉम द स्टार इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। जब हम प्लैनेट की बात करेंगे, प्लैनेट से अगर हम प्लैनेट पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट इंसिडेंट होती है तो वो एक्सटेंडेड सोर्स है। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द प्लैनेट इज कंपेरेबल, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू स्टार। अगर मैं स्टार से प्लैनेट को कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और स्टार एक प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से कंपेयर करूं तो मेजरेबल डिस्टेंस है। तो जब हम प्लैनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सोर्स होगा वो एक्सटेंडेड सोर्स होगा, मींस इट इज नॉट पॉइंट सोर्स। और जब स्टार की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पॉइंट सोर्स की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल बट नॉट द प्लैनेट। स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल आपको करते हुए अपीयर होते हैं, बट प्लैनेट अपीयर नहीं होता। तो उसका एक सिंपल सा आपको यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया है कि प्लैनेट जो होते हैं दे आर द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, whereas the stars are the point source of light. So the light from the planet nullify the twinkling effect. प्लैनेट से आने वाली लाइट क्या करती है ना, ये आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ क्लोजर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा है लाइट फ्रॉम द स्टार्स इज कमिंग इन द आउटर एटमॉस्फेयर, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर तो डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें हर एक लेयर्स में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज होगा एंड ड्यू टू दैट द लाइट इज कमिंग टू बी कर्व्ड पाथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी टाइम द डेंसिटी ऑफ द लेयर रिमेन्स कांस्टेंट, कभी भी ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो जरूरी नहीं है कि दैट लाइट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, वो कभी कभी रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी शो कर सकता है। तो ये डायग्राम आपको दिया है द अर्थ एटमॉस्फेयर विद मूविंग पॉकेट्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर। तो मूविंग ये एक्चुअली क्या है, लेयर्स है जो कोल्ड एंड वार्म एयर की लेयर है। आपको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अलग टेम्परेचर होता है, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर आपका धीमे धीमे डाउन होता चला जाता है, तो वो भी एक रीजन यहाँ पे आपको मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इट इज अगेन अ फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ये भी एक फिनोमेना है जहां पे हम कह सकते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब है सन का पहले दिख जाना, एंड डिलेड सनसेट का मतलब है सन सेट होने के बाद भी सन का दिखाई देना। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है दैट इनर सर्कल जो है वो अर्थ है, एंड जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया है वो ऑब्जर्वर की पोजीशन है, एंड आउटर रिंग जो आपको दिख रही है दैट इज योर एटमॉस्फेयर की एंड है, आपके लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर का एंड है। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन, और द लाइन की जिसके बिलो जाने पे सन को हम सेट कह सकते हैं। तो एक तरफ हमने सनसेट दिखाया है, सनसेट में आप देख सकते हैं कि रियल पोजीशन जो थी इट इज लोअर देन द हॉरिजॉन लेवल। सन की पोजीशन जो हॉरिजॉन लेवल से लोअर होती है, बट क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएगी इट मस्ट पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे उससे पहले आप देखिए स्पेस में जब तक है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट है, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट विल स्टार्ट बेंडिंग, ये बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल क्या कर रही है, जो आपका सन है दैट इज लोअर देन द हॉरिजॉन लेवल,
बट लाइट जो आएगी वो अर्थ एटमॉस्फेयर आने के बाद क्या हो गई, रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो गई, एंड जो ऑब्जर्वर उसकी इमेज बनाएगा दैट इज कम्स टू बी अपर टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ इमेज बना रहा है। तो जो सन की पोजीशन थी, रियल पोजीशन थी, वो आपकी लोअर थी, बट उसकी एक्चुअल जो अपरेंट पोजीशन बनी वो कहाँ बनी, अबव देन द हॉरिजॉन लेवल। तो दिस इज कॉल्ड द एडवांस सनराइज, मींस सनराइज होने से पहले आपको सन की अपीयरेंस दिखना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। सिमिलर सिचुएशन इज डन विद द सनसेट कंडीशन। जब सनसेट कंडीशन की हम बात करेंगे, सनराइज में भी आपने देखा, सनसेट में भी आपका ऐसा हो सकता है, यू कैन चेंज द, आप दोनों डायग्राम की सनराइज सनसेट के स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, बट द फिनोमेना रिमेन्स द सेम। यहाँ भी देखिए, जब आपका सन जो होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो चला जाएगा, व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, again the light comes from the sun is in the outer atmosphere, it is straight forward, and in the earth atmosphere it bends toward the north, bends, ये क्या करेगा, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो गया है, तो ये कर्व पाथ फॉलो करेगा, एंड ऑब्जर्वर फॉर्म्स अ डायरेक्ट इमेज व्हिच इज अबव देन द हॉरिजॉन्टल लेवल। देयरफॉर आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद भी आप सन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। The sun is visible to us about 2 minutes before sunrise and 2 minutes after sunset due to the atmospheric reflection. This is the question. Why the sun is appears to be 2 minutes earlier and 2 minutes later after the sunrise or sunset? कि आपका जो सन होता है ये हमें 2 मिनट पहले से दिखना स्टार्ट हो जाता है सनराइज के, और 2 मिनट बाद तक दिखता है सनसेट के। तो which phenomena is behind that? So answer is atmospheric refraction. The apparent fluttering of the sun disk at sunrise and sunset is also due to the atmospheric reflection. Apparent fluttering क्या होता है, आपको सन कैसा दिखाई देता है, सन एक्चुअली स्फेरिकल बॉडी है, बट आपको कैसे दिखाई देता है, फ्लैट प्लेट टाइप का दिखाई देता है सन डिस्क। ये भी एक जो फिनोमेना है, दिस इज आल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ तक का टॉपिक्स को फिनिश कीजिएगा।